आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा के उसकी माँ नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनका जन्म 1900 और मृत्यु 1967। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक ग्राम में हुआ था। परिवार में अभावों के कारण उन्हें व्यवस्थित शिक्षा पाने का सुयोग नहीं मिला, यानी उनकी शिक्षा है वह व्यवस्थित जिस तरह से होनी चाहिए, व्यवस्थित तरीके से स्कूल की फिर कॉलेज की, इस तरह से नहीं हो पाई। मगर अपनी नैसर्गिक यानी प्राकृतिक प्रतिभा और साधना से उन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य शिल्पी के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपने तेवर और शैली के कारण उग्र जी अपने समय के चर्चित लेखक रहे। अपने कवि मित्र निराला की तरह उन्हें भी पुरातन पंथियों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। पत्रकारिता से उग्र जी का सक्रिय संबंध था। वे आज विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य और विक्रम के संपादक रहे, लेकिन मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी विशेष पहचान है। उग्र जी ने शताधिक यानी 100 से भी अधिक कहानियाँ लिखी हैं, जो पंजाब की महारानी, रेशमी, होली इमारत, चित्र विचित्र, कंचन सी काया, काल कोठरी, ऐसी होली, खेलो लाल, कला का पुरस्कार आदि में संकलित है। चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद आदि अनेक यथार्थवादी उपन्यासों की रचना भी उन्होंने की। कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र आदि के क्षेत्रों में भी उनकी लेखनी गतिशील रही। उनकी आत्मकथा अपनी खबर साहित्य जगत में बहुचर्चित है। उन्होंने महात्मा ईसा नाटक और ध्रुव धारण खंड काव्य की भी रचना की। उग्र जी की कहानियों की भाषा सरल, अलंकृत और व्यवहारिक है, जिसमें उर्दू के व्यवहारिक शब्द भी अनायास ही आ जाते हैं। भावों को मूर्तिमंत करने में इनकी भाषा अत्यधिक सजीव और सशक्त कड़ी कही जा सकती है, यानी कि भाव हैं उनको मूर्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए इनकी भाषा है वो बहुत सजीव है और सशक्त भी है, शक्तिशाली है, जो पाठक के मर्म स्थल पर सीधा प्रहार करती है। भावों के अनुरूप इनकी शैली भी व्यंग्यपरक है। इनकी कहानियों में उसकी माँ, शाप, कला का पुरस्कार, जल्लाद और देशभक्त आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। उग्र जी प्रेमचंद युगीन कहानीकार हैं, इसलिए उस समय की मुख्य प्रवृत्ति समाज सुधार इनकी कहानियों में भी मौजूद है। उसकी माँ कहानी देश की दुर्वस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत करती है। यह युवा पीढ़ी देश की दुर्वस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानती है तथा इस शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में अपना योगदान ही इस पीढ़ी का सपना है। यथार्थ के तूफानों से बेपरवाह यह पीढ़ी जानती है कि नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है, जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए, यानी कि हमें निरंतर अपने देश की विकास के लिए पुरानी जो व्यवस्थाएं उनको उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर सक्रिय रहना चाहिए और किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां हैं, यानी जिस तरह भगवान के 2 हाथ ही बहुत सारा कार्य करने में समर्थ होते हैं, इसी तरह से हमारी भी 2 भुजाएं हैं वो हजारों भुजाओं की तरह होंगी। नई पीढ़ी का यह विद्रोही स्वर जहाँ राज सत्ता से विद्रोह की मशाल लिए खड़ा है, वहाँ पूर्ववर्ती पीढ़ी का बुद्धिजीवी समाज अपनी सुविधा के लिए राज सत्ता के तलवे चाटने को तैयार है। इन दोनों के बीच खड़ी है एक माँ जो अपना बेटा चाहती है, अपना लाल और उसकी खुशहाली। समाज के 2 सिरों के बीच खड़ी ममतामयी माँ लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को बचा नहीं पाती। पूरी कथा में व्याप्त तत्कालीन जनमानस, स्वाधीनता आंदोलन तथा माँ की ममता का सजीव चित्रण पाठक को उद्वेलित करता है, यानी पाठक को झकझोरता रहता है। उसकी माँ इस कहानी में जो पूर्ववर्ती पीढ़ी का बुद्धिजीवी समाज है, उनमें जो व्यक्ति हैं वह अपनी जो पुस्तकालय है उसमें किताबों को देख रहे हैं और वो उनमें से कोई किताबें पढ़ना चाहते हैं। इतने में उन्हें मोटर की पौं पौं यानी मोटर की ध्वनि सुनाई देती है। वो खिड़की में से झांक के देखते हैं तो एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। वो सोचते हैं कोई मित्र होगा, लेकिन जब वो नौकर जब आकर के कहता है और कार्ड देता है तो पता चलता है कि वहाँ शहर की पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं। तो पुलिस हैं वो अंदर आते हैं और वो आकर के और उनसे अपने आने के लिए क्षमा मांगते हैं।
और उसके बाद में वो जो ये जो व्यक्ति हैं वह उनसे पूछते हैं कि कि आपको क्या काम है। और वो एक डायरी से एक तस्वीर निकाल कर पुलिसपति हैं वो बोलते हैं कि ये बताओ अगर आप इसे पहचानते हो। तब ये बोलते हैं बुद्धिजीवी कि हाँ मैं पहचानता हूँ। और तब वो पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। जब उनसे वो उनका नाम वगैरह पूछते हैं तो वो सब बता देते हैं और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं इसकी एक बूढ़ी माँ है जानकी, वो है, और इसके जो पिता हैं वो मेरे यहाँ मुंशी थे और मेरी मैनेजर थे और मेरी सारी ज़मींदारी की देखभाल किया करते थे। और उनका लड़का है वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है और उनके पिता कुछ पैसे जमा कर गए थे, उनसे इनका खर्चा है वो चल रहा है। फिर वह पूछते हैं कि आप इतना क्यों पूछ रहे हैं। तो वो बताते हैं कि ये मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस ये बता सकता हूँ कि ये सरकारी काम है। और तब वो बता दे तब वो जो बुद्धिजीवी है व्यक्ति वह कहता है कि हम तो सरकार के वफादार हैं और हमेशा वफादार ही रहेंगे। और पुलिस हैं वो उससे दूर रहने के लिए कह देते हैं। एक दिन जब वो उसकी जो जानकी है उस लाल की माँ उसको बुलाते हैं और उससे उसके लाल के बारे में पूछते हैं कि ये कुछ बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, कोई सरकार के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं कर रहा है। तो जानकी कहती है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसके बहुत सारे दोस्त आते हैं, वो जलपान करते हैं और जोर जोर से बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उनकी वो बातें सुनना चाहते हैं कि वो किस तरह की बातें करते हैं, क्या उनको लगता है कि कोई षड्यंत्र रचाया जा रहा है। तो वो कहते हैं नहीं वो तो बस बोलते रहते हैं और उनके बोलने से क्या होता है, वो कुछ कर थोड़ी सकते हैं। तो इस तरह से वो उनसे कुछ बातें करते हैं। इतने में जो लाल आता है वो आ जाता है और वो कहता है कि मेरे जो मित्र हैं वो बाहर खड़े हैं और तुम उनके लिए जल्दी से कुछ नाश्ता बना दो। तब जो वो ये बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं ये है उससे पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हो। तो वह कहता है कि चाचा जी मेरा और आपका जो रास्ता है वो अलग अलग है, आप अलग तरह से सोचते हैं, मैं अलग तरह से सोचता हूँ। और वो कहते हैं कि क्या सोचते हो तुम मुझे बताओ। तो उन्होंने कहते हैं कि लाल कहता है मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए, यानी कि जो व्यक्ति इन अंग्रेजों का पक्षधर है उसका सर्वनाश हो जाना चाहिए। जानकी चली जाती है और उसके बाद में वो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति और वो जो लाल है वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तब जो लाल है वह कहता है ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ होना चाहिए, यानी मैं भी देशद्रोही व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध खड़ा होना चाहता हूँ। तब चाचा उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं, तुम नष्ट हो जाओगे, सरकार भी ये करेगी वो करेगी इस तरह से। तो लाल कहता है कि नष्ट हो जाने के डर से मैं ये कार्य नहीं छोड़ सकता। जो कुछ आजकल बनाया गया है वह कल बिगड़ेगा भी और हमें अपना काम है वो दुर्बलता के डर से नहीं रोकना चाहिए। और कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं बल्कि भगवान की भुजाओं की 1000 भुजाओं के समान होनी चाहिए। उसके बाद जो चाचा हैं वो कहते हैं तुम इसके लिए षड्यंत्र भी कर सकते हो, विद्रोह कर सकते हो कि वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो चला गया और फिर उसके बाद वो लाल की माँ और एक उनकी पत्नी है तो वो दोनों बैठे हुए थे और वो लाल से उसके बारे में उनके मित्रों के बारे में पूछते हैं। तो जो वो उनके मित्रों का वर्णन करती है, लाल के मित्रों का जानकी है वह, और वो बताती है कि एक लड़का तो बहुत तगड़ा है और बलिष्ठ दिखता है और वह बहुत हंसी मजाक करने वाला है, और एक दिन उसने तो मुझे भारत माता ही बना दिया था, और जब उसका बर्मा तैयार नहीं हो रहा था तो उसने मेरे बिखरे हुए मेरे केश हैं वो अपने कंधे पर बिखरा करके अपने भारत का नक्शा है वो पूर्ण कर लिया था। तो जानकी है वह उनके बच्चों के बारे में बताती है कि मुझे तो सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और वे मुझे लाल की तरह ही प्यारे हैं। तो उसके बाद वो चाचा है जो उनसे कहते हैं कि तुम अपने बच्चे के ऊपर निगाह रखा करो, हो सकता है ये सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा हो, नहीं तो सरकार है वह ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ती है। तब इसको जमींदारी के काम से चाचा को कहीं बाहर जाना पड़ा था और जब वो आया तब उसे पता चला कि लाल को और उसके मित्रों को सरकार है वह पकड़ करके ले गई है और उनके घर से पिस्तौल बम इत्यादि हैं वह बरामद हुए हैं और उसके मित्रों के यहाँ से भी इसी तरह से सामान बरामद हुए हैं। उसके बाद जानकी है
उसके बाद वो जानकी के बारे में पूछती है तो वह जानकी है वह आती नहीं है और वह कहती है मैं तो अपने लाल के लिए और उसके मित्रों के लिए अभी खाना बना रही हूँ। उनको पता नहीं वो हवालात वाले खाना देंगे या नहीं, और वो खाना बना करके उनके लिए चली जाती है। उनके लिए कोई वकील भी तैयार नहीं होता है, लेकिन जो जानकी है वह अपने बर्तन इत्यादि बेच करके और उनके लिए उसका वकील का प्रबंध करती है और केस है वो लड़ते हैं, लेकिन उनका पक्ष है वह कमज़ोर होता है और वह लेकिन जानकी को विश्वास होता है कि एक न एक दिन उसका पुत्र और जो दूसरे बच्चे हैं वह छूट जाएंगे। लेकिन वह अपना सब कुछ बेच करके भी अपने बच्चों के लिए निरंतर भाग दौड़ करती रहती है, उनके लिए भोजन बना कर ले जाती है, सब कार्य करती है। लेकिन एक दिन जब उन बच्चों को फांसी की सज़ा दी गई और बाकी को कारावास सुनाया गया, तब उसकी जो लाल की जानकी है उसकी कमर टूटे हुए अदालत के बाहर झुकी खड़ी रही, और जो बच्चे हैं वह तो मुस्कुराते हुए उससे कह रहे थे कि हमें तो हलवा खिलाकर मोटा कर दिया है और खुद ऐसी सूख रही है, तुम्हारे लिए खाना नहीं है कि इस तरह मजाक करते हैं। और उससे कहते हैं कि हम तो अब बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने का रास्ता बस थोड़ी सी दूर का ही है, और वहाँ हम स्वतंत्रता से मिलेंगे और तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम आओगी ना माँ। लाल और जो बंगड़ है वो इसी तरह से उनसे कहते हैं इसी, और वो उनका मुँह ताकते हुए कहते कि तुम कहाँ जाओगे। उसके बाद में वो बेचारी बूढ़ी है वह चली जाती है और घर आ जाती है अपने। और मैं भी क्या है कि राजभक्त था वो जो चाचा, तो वह भी उनसे ज़्यादा व्यवहार नहीं रखता है, क्योंकि विद्रोही की माँ से कौन व्यवहार रखेगा। एक दिन वह पुस्तकालय के कमरे में गया और किसी महान लेखक की कोई कृति देखने के लिए वह खड़ा हुआ। तब उसने एक पन्ने पर पेंसिल से लाल का नाम है वो देखा। उसके बाद वह इसको रबड़ से मिटाने लगा, क्योंकि एक बार उसके मन में उसके नाम के प्रति मोह तो जागृत हुआ, लेकिन पुलिस पति की जो खूंखार आंखें थी उनको देख करके वह जल्दी ही इरेजर से उसके नाम को मिटाने लगा। इसके बाद वो एक दिन जो उसकी पत्नी है उसके साथ लाल की माँ वहाँ आई और उसके हाथ में एक पत्र था। तब उसने उस पत्र को देखा। उस पत्र में उसने वो पत्र उसको लेखक को इसको दिया, चाचा जो थे इनको जमींदार हैं जो, और उन्होंने पढ़ा, माँ जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उसके सवेरे में बाल अरुण यानी कि छोटा जो अरुण होता है सूर्योदय के समय का, सूर्य के किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फ़ायदा। मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी ही रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ माँ। जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है। दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं बंगड़ वह, यह सभी तेरे इंतजार में रहेंगे। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे, हाँ माँ, तेरा लाल। और वो पत्र है वो उसको दे देता है, और वह जानकी है वह लकड़ी पर झुकी हुई और खड़ी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद हमारी ओर देख करके और वह चली जाती है। इसके बाद में वह जब रात में ये जो है जमींदार हैं वह जब उठते हैं रात्रि में, तब उनकी जो उसकी नज़र है मेजनी की जिल्द पर जाती है, जिस पर अभी भी लाल का नाम लिखा हुआ था, और वह इसको फिर से मिटाना चाहता है। तभी उसे माँ की ध्वनि सुनाई देती है और वह उसके घर की तरफ देखता है, जानकी के घर की तरफ, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। कुछ देर बाद फिर इसी तरह से जैसे वो लाल पुकारता था ऐसी माँ की ध्वनि सुनाई देती है, और तीसरी बार भी इसी तरह से माँ की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो लाल ही है वो अपनी माँ को पुकार रहा हो। फिर सुबह उठकर वो जो अपने नौकर को कहता है कि देखो लाल की माँ क्या कर रही है। जब वह लौट कर आया तब वह मेज और मेजनी के सामने था और हाथ में रबड़ लिए उसके नाम को मिटाना चाह रहा था। तब नौकर ने कहा, हुजूर इसकी तो अजीब हालत है, घर में ताला पड़ा है और वे दरवाजे पर पाँव पसारे हाथ में कोई चिट्ठी लिए मुँह खोल मरी बैठी हैं। हाँ सरकार, विश्वास मानिए वे मर गई हैं, सांस बंद है, आंखें खुली। तो इस तरह से जो विद्रोही जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम के जो बच्चे थे उनकी माएँ हैं वो इस तरह बड़ी देशभक्ति के साथ और बड़े अपने बच्चों से प्रेम के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करती थी। धन्यवाद।